हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली। गुड इवनिंग योगिता। हेलो उदित, ये बताइए वॉइस मेरी आ रही है। गुड इवनिंग भव्या। आई एम वेटिंग, क्या सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। यस, योगिता कह रही है कि वॉइस आ रही है। बाकी सभी मुझे रिप्लाई कीजिए, वॉइस आ रही है। सर वॉइस क्लियर है, ओके। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में भी हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको आगे की बातें बताएंगे। योगिता खुराना लिखा हुआ है, वो कह रही है कि सर मेरा नाम नमन है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। गुड इवनिंग आपामी। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ आप लोगों को बातें बताते भी रहेंगे। अब हो सकता है हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, क्लास 11th। जिन स्टूडेंट्स ने आज पहली बार ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि मैं जो बुक यूज कर रहा हूं ये बुक टीएस ग्रेवाल है और मेरे पास जो लेटेस्ट एडिशन है मैं उसे यूज कर रहा हूं। 2021 का ये एडिशन है। आपके पास अगर पुराना भी होगा तो भी चल जाएगा। अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे तो बेटे अकाउंटिंग में पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को समझेंगे और फिर बाद में हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे। अकाउंटिंग कहती है कि मेरा काम बिजनेस को सपोर्ट करना है। बिजनेस को कैसे सपोर्ट करती है अकाउंटिंग? तो हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, वो दो टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो होती है मॉनेटरी एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं। मुझे चैट में लिख के बताइए मॉनेटरी एक्टिविटीज से आप क्या समझते हैं, कौन सी मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं? बिजनेस में होने वाली मॉनेटरी एक्टिविटीज का कुछ एग्जाम्पल मुझे आप लिख के बताइए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं युगांश के सर स्टार्ट कर दो। मैं तो स्टार्ट कर चुका हूं, आपके पास स्ट्रीम मेरी आ नहीं रही क्या? युगांश क्या स्टार्ट कर दो, स्टार्ट तो हो चुका है। एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी, ये तो हमने लिख दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बताइए। दरअसल ना हमारी बुक इसे नाम देती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रैदर यहां की बजाय हम इसको कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और ये दो तरीके की होती हैं। सर मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस पॉलिसीज, नहीं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यस। इसका एक एग्जाम्पल मॉनेटरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बिल्कुल ठीक। जब हम बिजनेस में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, बिल्कुल ठीक है।
सेलिंग स्टॉक और लोन। सेलिंग स्टॉक तो सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है, लोन इसमें आ जाएगा। और बताइए, और मुझे बताइए बिजनेस में आप कौन सी एक्टिविटीज समझते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर कोई मदर घर वालों के लिए खाना बनाती है तो वो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी होती है, और जब वो रेस्टोरेंट या कुक बनाता है तो वो मॉनेटरी। यशपाल, यशपाल मैंने ये नहीं पूछा कि मॉनेटरी एक्टिविटी और नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी क्या होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। यानी अगर आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं। रेस्टोरेंट में होने वाली एक्टिविटीज दो तरीके की हो सकती हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर बिजनेस, वेरी गुड, आप बिजनेस में एडवर्टीजमेंट करते हैं, यस, बिल्कुल ठीक पहचाना। अच्छा, खैर मॉनेटरी एक्टिविटीज सभी बच्चे समझ जाएंगे। मुझे नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल बताइए। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं लेकिन वो नॉन मॉनेटरी हैं? मॉनेटरी एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। बट मैं अब ये पूछ रहा हूं, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल दीजिए। चैरिटी, सोशल वर्क, नहीं। मोटिवेशन, सुपरविजन, ओके, कुछ हद तक। और कोई बेटर एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं उदित गिरधर कह रहे हैं टेंजिबल एसेट्स, यशपाल कह रहे हैं कस्टमर केयर। कस्टमर केयर में भी हो सकता है कुछ एक्टिविटीज मॉनेटरी हो, कुछ नॉन मॉनेटरी हो, लेकिन कस्टमर केयर एक ऐसी सर्विस होती है, मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो कस्टमर केयर पे किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट किया तो ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है। रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए। सपोज कीजिए एक बच्चे ने ये कस्टमर केयर लिखा है, यशपाल ने जो कस्टमर केयर लिखा है ये कुछ हद तक ठीक है। सपोज कीजिए बिजनेस में आपको एक इंक्वायरी रिसीव हुई। अगर लेटर सपोज मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस में एक स्टूडेंट इंक्वायरी करता है, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है? ये बिजनेस एक्टिविटी है। सिमिलरली कभी आप सीरियल देखते हैं तो सीरियल में वो बताते हैं कि कंपनी वाले एक कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। कंपनी में कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपस में स्टाफ की मीटिंग्स होती हैं। कई बार ना गवर्नमेंट हमें कहती है कि हम मान लीजिए रोड बना रहे हैं, तो रोड बनाने में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमें टेंडर भेजिए। तो हमने उनको टेंडर भेजा, हमने उनको कोटेशन भेजी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, लेकिन इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। बाकी ये जो एक्टिविटीज हैं, कॉमन एक्टिविटीज जो हम समझते हैं, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, लोन, एडवर्टीजमेंट, बैंक में मनी डिपॉजिट किया, बैंक से मनी निकाल लिया, ये हमारी मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं। तो हमारे बिजनेस में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। जिन ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है, यानी इन ट्रांजैक्शंस में हमारी अकाउंटिंग कहती है दीज आर टू बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो चैट के साथ साथ आप लोग मेरे साथ साथ कुछ नोट भी करते रहना। युगांश लिख रहा है कि एसेट्स इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स सच एज इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी, रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी, बिल्कुल ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। युगांश आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन मैंने टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट के बारे में नहीं पूछा। मुस्कान सोशल वर्क लिख रही हैं, नहीं बेटे, हम बिजनेस एक्टिविटीज में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें कोई मनी डील नहीं होता, इसलिए हम किसी सोशल वर्क की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि अकाउंटिंग कह रही है कि मैं सिर्फ इन्हीं ट्रांजैक्शंस में आपको सर्विस दे पाऊंगी, और इनके लिए
these cannot be recorded in accounting, इनको हम अकाउंटिंग में नोट नहीं कर पाएंगे, since no money is involved, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसे हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अब सर इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि इसको हम एक, ये आर्ट है, इस आर्ट को हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, हम अकाउंटिंग में उनकी बातें करेंगे, बाकी बातों को हम अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं। नाउ ये जो हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, इसको हम क्या करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, हम इसको 3 मेन एक्टिविटीज करेंगे। एक तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एक हम इसको क्लासिफाई करेंगे, और एक हम इसको समराइज करेंगे। ओके, रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर, और समराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। सर पीएमजी नहीं शुरू कर रहे, बेटे ये तो पीएमजी सर से ही आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, वो शायद वैष्णो देवी गए हुए थे, तो मेरी उनसे बात नहीं हुई। ओके, चलिए अब हम जब रिकॉर्ड करेंगे, हम जब क्लासिफाई करेंगे, और हम उसको समराइज करेंगे, ये सारा काम हम अकाउंटिंग में करेंगे। हम अकाउंटिंग के अंदर ये जो काम होंगे, ये दोनों काम, रिकॉर्ड करने का और क्लासिफाई करने का, ये वाला काम हम डेली करते हैं, और समराइज करने का काम मैंने आपको बताया था हम लोग ईयर के एंड के ऊपर करते हैं। ओके, रिकॉर्ड होता रहा डेली, ईयर एंड होने पर समराइज किया तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाए, फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से हमने अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया, और साथ ही साथ हमने इसमें अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली। ये सारा हम सीखेंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम सीखेंगे। सर ये जब बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो गई तो हमने फिर इसको एनालाइज किया और हमने इसको इंटरप्रेट किया। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखोगे तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन ने इन्हीं बातों को बता रखा है कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी अकाउंटिंग कहती है इट इज आर्ट। किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग। सभी बच्चे यहां से देखिए, अकाउंटिंग का मतलब है ये एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की। ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग हम लोग डेली बेसिस पर करते रहते हैं, समराइजेशन का काम हम ईयर के एंड पे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको रिकॉर्ड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा, समराइज करना होगा, और इसको आप सीखोगे। ये सब हम मनी टर्म्स में करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए करेंगे, और फिर समराइज करने के बाद वो कहते हैं कि आपने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। 4 बातें इस डेफिनेशन में कही गई हैं। सर कॉमर्स वर्सेस साइंस में से कौन सा बेटर है? नमन पूछ रहे हैं कॉमर्स वर्सेस साइंस में से कौन सा बेटर है। खैर ये डिबेटेबल बात है, मैं इसके बारे में क्या आंसर कर सकता हूं। मुझे पर्सनली साइंस ज्यादा बेटर लगता है।
नाउ इस डेफिनेशन के बेस पर हम आगे चलते हैं और मैं आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल ये चीज होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और धीरे धीरे मैं आपको कनेक्ट करूंगा। तो चलिए मेरे साथ साथ हम देखते हैं ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमें किस पेज के ऊपर दी गई है। आनंद कह रहे हैं हेलो। हेलो आनंद। पेज नंबर है 7। आइए डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस कहती है, नंबर 1, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसको अभी आप ना मॉनेटरी टर्म्स में कह रहे थे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या आपने लोन लिया, उनको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में। इवेंट्स का मतलब होता है जैसे आपके पास स्टॉक है या कई बार हमारा लॉस हो जाता है बाय थेफ्ट या बाय फायर। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं पहले हम सबसे पहले अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप नंबर 2, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ये जर्नल डेली बेसिस पे काम करता है। साथ ही साथ हम इसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब लेजर में बनाते हैं। ये वाला काम भी हमारा डेली बेसिस पर होता है। उसके बाद हम इसकी समरी प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ P&L, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। अब बच्चा कह रहा है कम्युनिकेशन, मैं उस पर आऊंगा। उसके बाद ये है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आनंद साहू कह रहे हैं कम्युनिकेशन। यस, ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखते हैं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमारे पास अवेलेबल थी उसमें यहां पर देखिए, आप डेफिनेशन को देखिए और अकाउंटिंग प्रोसेस का जो डायग्राम हमें दिया गया है उसे देखेंगे। हमारी डेफिनेशन कहती है इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग एंड आफ्टर समराइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है उसमें कम्युनिकेशन वर्ड मिसिंग था। इसीलिए बाद में जाकर के जो नई डेफिनेशंस आपको बुक्स में देखने को मिल रही हैं, उन डेफिनेशंस में क्या किया गया, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद में कम्युनिकेशन की बातें इसमें ऐड की गई कि अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत डेफिनेशन में, बेसिक डेफिनेशन में ये जो कम्युनिकेशन की बात थी ये मिसिंग थी। और और यहां पर जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमें बताया गया तो डेफिनेशन के अंदर कम्युनिकेशन टू यूजर मिसिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारी सबसे पॉपुलर जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में मिसिंग थी, तो ये बाद में ऐड की गई। ठीक है, यही अकाउंटिंग का सबसे मेजर पार्ट है। तो कम्युनिकेशन टू द यूजर, इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पहले यूजर्स के बारे में बताया था। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या रीजन है कि आपको साइंस रिलेटिवली ज्यादा बेटर लगता है। खैर इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, आइए जी। मेरे साथ साथ समझेंगे कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कुछ हद तक समझ लिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया। लास्ट क्लास में मैंने कहा था ये रीड कर लेना बहुत सिंपल होता है, आपने मुझे बता दिया था।
आज की क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लिया। अब बात करते हैं यहां पर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या है? देखिए, हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आज हम फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, यही सब काम होगा, प्रॉफिट निकालेंगे। धीरे 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 अकाउंटिंग ने जब डेवलपमेंट की तो उसने कुछ और नई ब्रांचेस बना दी। ये जो आप बार बार रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth speed। अच्छा, बफरिंग का इश्यू आ रहा है इनके अकॉर्डिंगली। अच्छा, नमन कह रहे हैं कि आज की क्लास में इसके ऊपर थोड़ा सा वो करना। आनंद ने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरी गुड। नमन खुराना कह रहे हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। यहां पर लिखा हुआ है कि स्ट्रीमिंग जो है वो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। ओके, तो मैं एग्जिट करके दोबारा एंटर करूं या क्या करूं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो आप प्रॉफिट कंप्यूट करते हो, डेफिनेशन तो इसी की बात कर रही है ना। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हम इतने नैरो भी नहीं है, हम इतने भी नैरो नहीं है। ये जो आप समझते हो, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक बच्चे ने लिखा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसी का पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो अलग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग नहीं है। एक बच्चे ने लिखा था कॉस्ट अकाउंटिंग, उसने बिल्कुल सही लिखा था कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये बताइए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, प्रॉफिट करते करते कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कैसे पहुंच गए? हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे पहुंच गए? कोई बच्चा इस बात को समझेगा? सर हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करते हैं हम, उसमें मान लीजिए हम रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, और रेस्टोरेंट के अंदर हम मान लीजिए 10 तरह की डिशेस को सर्व करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये जो आप 10 तरीके की डिश सर्व करते हो, आप इसका प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? अकाउंटिंग ने आपको क्या कुछ समझाया है कि इसका प्राइस कैसे डिफाइन किया जाता है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा कि सर इसमें हम अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये सब बातें बुक में लिखी हुई हैं, बट पॉइंट यहां पर यह है कि जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, प्रॉफिट, इनकी बात करती है। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि सर हम जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उन प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैसे निकालें। तो उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को ढूंढने के लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स है, जिसको हम यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। और अभी जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, वो मेजर पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा। फिर बाद में जब आप कॉलेज में आएंगे, ग्रेजुएशन में आएंगे, तब हम आपको ये सिखाएंगे, ये सब्जेक्ट। बाकी अकाउंटिंग के टीचर्स जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद नहीं पढ़ाते, लेकिन हम पढ़ाते हैं। तो हम आपको तब ये सिखाएंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, और कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। नटशेल में अकाउंटिंग की एक ब्रांच है,
अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो कि कॉस्ट के ऊपर फोकस करेगी, कुछ ऐसे रूल्स बताएगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएगी जो आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक तीसरी ब्रांच और आएगी जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्मॉल बिजनेस को उनके ऑनर मैनेज करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में ना डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। ये ऑनर, डायरेक्टर, मैनेजर्स, इन लोगों की ना कुछ खास किस्म की नीड होती हैं। ये कुछ खास क्वेश्चंस जानना चाहते हैं। मैनेजमेंट की नीड अलग होती है, यूजर की नीड अलग होती है। मैनेजमेंट तो ये जानना चाहता है, कि अगर हम एक कार कंपनी है तो हमारी कार कंपनी जो है, मान लीजिए 10 या 12 तरीके की कार्स बनाती है, तो इसमें से हम जानना चाहते हैं ट्रेंड कैसा है, कौन सी कार ज्यादा सेल हो रही है, एक्सपोर्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट है या कंट्री में। डिसीजन मेकिंग, आनंद साहू कह रहे हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन किस बात का? इस बात का डिसीजन कि हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। आप कई कार कंपनीज को देखेंगे, आप देखेंगे मारुति की सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और दूसरी किसी कार कंपनी में देखेंगे तो उसकी सेल्स वॉल्यूम बहुत कम है। तो मैनेजमेंट को कई बार सोचना पड़ता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए या मुझे इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का प्राइस कम करके नुकसान में भी बेचना है या नहीं बेचना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर बहुत टेक्निकल होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो मैनेजमेंट के उन डिसीजंस में हेल्प करती है। नमन कह रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। नमन, आपको बता दूं कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस पर ही बात नहीं होती, बहुत सारी चीजों पर बात होती है। अब ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक में हो सकता है लोगों को लॉस हो रहा हो, लेकिन फिर भी लोग काम को कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एक सिचुएशन में अलग अलग हमारी नीड होती है। आप हर चीज को प्रॉफिट लॉस नहीं कहोगे, तभी तो मैं समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अर्पणी जैन ने एक बहुत अच्छा आंसर लिखा है कि सर मैनेजमेंट बजट बनाती है। मुझे कई बार लगता है कि यार ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चे बजट को भी समझते हैं, बहुत बढ़िया बात है। बजट मेकिंग, बिल्कुल ठीक, मैं यहां लिख सकता हूं, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बजट प्रिपेयर करना सिखाता है और बहुत सारे लोग अपने जीवन में बजट बनाना ही नहीं सीख पाते। बजट बनाना बहुत अच्छा है। चलिए सर, ये बाय लुकिंग एट इट्स फाइनेंशियल कंडीशन, नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी आप उसकी डिटेल में नहीं जा पाएंगे, वो वास्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपसे थ्योरी में वो पूछेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मैंने ये बताया कि मैनेजमेंट को कुछ स्पेशल डिसीजंस लेने होते हैं जिसके लिए अकाउंटिंग की एक सेपरेट ब्रांच उनको हेल्प करती है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्हें कॉस्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तो वो एक सेपरेट हमारी अकाउंटिंग की ब्रांच डील करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो कि प्रॉफिट या लॉस के ऊपर फोकस रहती है। ठीक है, बाकी तो आप रीडिंग करके इसको आसानी से समझ लेंगे। यहां से आप छोटे मोटे नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीनों क्या हैं? इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग है और ये जो क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। बताएं बुक कीपिंग में क्या आता है? बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन का पार्ट। बुक कीपिंग का मतलब है जर्नल प्रिपेयर करना, जर्नल और लेजर, ये दोनों काम बुक कीपिंग है। आपको बता दें, आजकल ये वाला काम कंप्यूटर से हो जाता है। Those terms mainly concerned with recording of business transaction in terms of money and in systematic manner. Recording and classification. आनंद, उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल यह समझाना चाहता हूं कि बुक कीपिंग ना एक प्रोसीजरल पार्ट है। इसका मतलब यह है कि जब आप क्लास 11th पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी बिजनेस की बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग एक तरीके का ना रिपीटिटिव टास्क है, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, सिंपल तरीके से काम हो जाता है, और आजकल ये वाला काम कंप्यूटर कर लेते हैं। एक बार जब आपने बुक कीपिंग ने अपना काम कर लिया, बिल्कुल ठीक है, डेली एंट्रीज करना ये बुक कीपिंग का पार्ट है। उसके बाद फिर होता है इसकी समराइजेशन करना। ये जो समराइजेशन का काम है ना, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग। तो इसका मतलब यह है कि बुक कीपिंग में जो है ना, ये आपका लोअर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन ये क्वालिफाइड पर्संस करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना बुक कीपिंग है, इशू, बिल्कुल ठीक। और जैसे ही रिकॉर्ड खत्म करते हैं तो हम समरीज उसकी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना शुरू करते हैं। ये सारा जो पार्ट होता है ये कहलाता है अकाउंटिंग, और ये क्वालिफाइड पर्संस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। एक कोर्स होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 तरह के लोग हैं ज्यादातर जो ये वाला काम करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट में बांटा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अगर इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यह कहलाता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। नमन कह रहे हैं कि सर आपका सेटअप उनको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म है, अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म है, उसका पार्ट होता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। यानी पहले बुक कीपिंग का काम होगा, फिर अकाउंटिंग का काम होगा। आइए पढ़ लेते हैं। सर बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, दैट्स इट। कुछ हमारे पास बुक कीपिंग की डेफिनेशंस दी हुई हैं, बहुत ज्यादा काम की नहीं है। अब समझना है अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, और यहां पर इसके बीच में डिफरेंस है। बहुत ये सिंपल है, आपको इसको रीड करना है और आपने इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब अगर ओपन बुक एग्जाम होंगे तो बच्चा कहेगा कि सर लर्न करके क्या करना है, तो रीड कर लीजिएगा आप लोग और ये समझ लीजिएगा अकाउंटेंसी, सो दैट कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में डिफरेंस होता है।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसे आप रीड करेंगे, इसमें कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो विशेषताएं जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी यूजर्स के लिए। पहला है रिलायबिलिटी। बेटे अगर जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोड्यूस कर रही है अगर वो रिलायबल ना हो तो किस काम की? इसका मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे। अब ये बताएं, ये भरोसा कैसे आएगा? बताइए। बिलीवेबल। अब कैसे लोगों को विश्वास दिलाएं? मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, रिलायंस कंपनी हूं, और मैंने बिजनेस किया, मैंने रिकॉर्ड्स बनाए और मैंने अपने खुद यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, हमें पैसे दीजिए, हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हमारे शेयर लीजिए। तो आप हमारी स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, P&L देखेंगे, आपके मन में आएगा यार ये क्या ये भरोसे के लायक हैं, क्योंकि ये तो रिलायंस कंपनी ने खुद बनाए हैं। पब्लिक इंटरफेसिस। मैं इस बात को नहीं समझा कि पब्लिक इंटरफेस क्या है। एडवर्टाइजमेंट। बेटे रिलायबिलिटी मतलब बिलीव, मुझे बिलीव हो जाए कि सामने वाले के अकाउंट सही बने हुए हैं। इसका एडवर्टीजमेंट से या पब्लिक इंटरफेस से क्या रिलेशन है? नहीं। आप नमन, आपको लग रहा है कि मैं कंपनी की बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कंपनी के जो रिकॉर्ड्स कंपनी बना के दे रही है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप बना रहे हो बिजनेस में, वो उसके ऊपर कैसे बिलीव हो? बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। एक पॉइंट है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है कि मैं अपना सही विचार ना दे करके गलत विचार दे रहा हूं, उसको बायसनेस बोलते हैं। ओके। मुस्कान कह रही है एडवर्टीजमेंट। नहीं बेटे, एडवर्टीजमेंट नहीं। और कोई बच्चा बताए। देखिए इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला है वेरीफाइबल। व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाइबल? बाय चेकिंग कंपनी रिकॉर्ड्स। बेटे एक बात बताइए, आनंद साहू कह रहे हैं बाय चेकिंग कंपनी रिकॉर्ड्स। ठीक बात कह रहे हो आप, लेकिन मैं तो कुछ बेसिक रूल सेटअप करना चाह रहा हूं, आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग कहती है कि ये बेसिक रूल्स अडॉप्ट कीजिए ताकि लोग आपके ऊपर फेथ कर सकें कि आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो फेथफुल है। नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाइबल? ये बताइए। चलिए, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफाइबल। ये क्या कह रहा है वेरीफाइबल? ये समझाइए मुझे। बाय चेकिंग डेली ट्रांजैक्शंस। नहीं। चलिए आप मेरी बात को यहां पर सुनिए। सपोज अब नमन कुछ हद तक बात को समझ पा रहे। रुकिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए। अब आप चैट को छोड़िए और मेरा एग्जांपल सुनिए। सपोज नहीं, रुकिए, थोड़ा सा यहां पर आप लोग नहीं पॉइंट समझ पा रहे, रुकिए। सपोज आपके पास हाउस में एक सर्वेंट है, या हम बिजनेस की बात करते हैं, हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है। मैंने उस एम्प्लॉय को भेजा, मैंने कहा जाओ मार्केट से ना फ्रूट परचेज करके लाओ, और मैंने उसको 500 रुपीज दिए। सभी बच्चे अब बिल्कुल चैट छोड़ के मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। बिजनेस है, बिजनेस में एक एम्प्लॉय है,
उस एम्प्लॉय को मैंने मार्केट में भेजा, मैंने कहा जाओ फ्रूट लेके आओ, हमारे कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको फ्रूट खाने की इच्छा है, फ्रूट लेके आओ। तो मैंने उसको 500 रुपीज दिए। वो कुछ फ्रूट लेके आया, ठीक है, और उसने बोला कि सर फ्रूट मैंने परचेज कर लिए लेकिन इसमें 600 रुपए लगे। उसने मुझसे बोला कि सर आपने फ्रूट मंगवाए थे, जो जो फ्रूट कहे थे मैं ले आया, लेकिन इसमें 600 रुपीज लगे, तो सर आप मुझे 100 रुपीज और दे दो। तो मैंने उसको 100 रुपीज और दे दिए। अब अगर कोई व्यक्ति मेरे से पूछे कि गगन ये बताओ क्या ये तुम्हें सच कह रहा था, मैंने कहा पता नहीं यार सच कह रहा था या झूठ कह रहा था, बात तो माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेरीफाई करने को कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर हम रोड साइड से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं होता। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने एम्प्लॉय को मार्केट में भेजा और मैंने कहा मेरे लिए कंप्यूटर के लिए आप एक वेब कैमरा परचेज करके लेके आओ। वो गया और उसने बोला सर ये वेब कैमरा 12,000 रुपीज का मिला। अब फर्क समझना। अब मैं उससे कहूंगा कि ठीक है, जिस शॉप से लाए हो उस शॉप ने आपको बिल दिया था? हाँ युगांश, अभी आप गलत आंसर दे रहे हो। तो उसने कहा हां सर दिया था, यानी उसने मुझे बिल दिया था। ये बिल इस बात को वेरीफाई करता है कि हां उसने 12,000 रुपीज वहां पर वाकई में दिए हैं और ये वेब कैमरा खरीदा है। ठीक है, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उस रिकॉर्ड का एक आउटसाइड एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अब मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया, वेब कैमरा परचेज किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर मैं किसी से कहता हूं कि मैंने वेब कैमरा परचेज किया था तो वो मेरे से उम्मीद ये करेगा कि अगर मैं गगन से पूछूं तो गगन के पास उसका बिल जरूर होगा। दिस बिल इज कॉल्ड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो कि मेरी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करवाएगा। इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी को मनी दे रहे हो और वो आपको रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने ये पैसा खर्च किया है, तो वो अगर आपको बिल दिखा देता है तो आप कहोगे हां ये बात वेरीफाइबल है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, अरे हम तो बहुत कंसेप्ट को तो बहुत बाद में समझेंगे। हम तो अभी केवल अपने प्यारे प्यारे बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपको जीवन में अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है तो आपको कम से कम यह जरूर देखना होगा कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप बना रहे हो लोग उस पर बिलीव करें, रिलाय करें। हमने पूछा लोग कैसे रिलाय करेंगे, तो अकाउंटिंग ने कहा जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। मैंने कहा वेरीफाई कैसे होगी? उन्होंने कहा अगर कोई आपसे उसका डॉक्यूमेंट मांगे, हर चीज का आपने अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। अगर आपने परचेज किया है तो परचेज का डॉक्यूमेंट मेंटेन कीजिए, सेल किया है तो सेल का डॉक्यूमेंट मेंटेन कीजिए। अगर आप कहते हो कि मेरे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया गया था तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखिए, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे हम ये पता लगा पाए कि जो आप बिजनेस में दिखा रहे हो वो सही दिखा रहे हो। पापा ने बच्चे को पॉकेट मनी दी 5,000 रुपए। बच्चा कहता है पापा पैसे खर्च हो गए। पापा कह रहे हैं कि भाई कहां खर्च हो गए? अरे पापा वो मैंने बुक ले ली, वो मैंने पेन ले लिया, वो मैंने खाना खा लिया, वो मैंने ऐसा कर लिया, वो मैंने ऐसा कर लिया। पापा कह रहे हैं पता नहीं यार सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आप पापा के पास जाएं कि पापा ये देखो ये पैसे मैंने खर्च किए थे और ये देखो इसके मैंने पेपर लगा रखे हैं, तो आपके पापा समझ जाएंगे हाँ बच्चा सही कह रहा है। बच्चा कह रहा है पापा मेरे सर ने मेरे से 3,000 रुपए फीस ली। अब पापा कह रहे पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, अपनी पॉकेट मनी निकाल रहा होगा। जा सर से एक रिसीट लेकर के आ, सर से लिखवा करके लेके आ। तो फिर अगर वो सर की रिसीट लाके दिखाता है पापा ये देखो मैंने 3,000 रुपए दिए हैं, तो ये रिलायबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए अकाउंट्स में हर चीज का। फिर हो गया फ्री फ्रॉम बायस। ये सिंपल सा पॉइंट है। बायस का मतलब होता है आप अपने कई बार निजी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से अकाउंटिंग को वो नहीं करोगे, बायस नहीं करोगे।
और तीसरी बात है कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब आप बनाओगे तो गलतियां मत करना। जैसे डॉक्टर गलती कर रहे हैं कोरोना वायरस में, कभी कहते हैं ये मेडिसिन खा लो और फिर कभी कहते हैं दूसरी मेडिसिन खा लो, फिर कभी कहते हैं ओ हो इस मेडिसिन तो ये गलती हो गई, उससे वो गलती हो गई। और इसकी वजह से अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी में तो गड़बड़ी गड़बड़ है और एलोपैथी वालों को बुरा लग रहा है। अरे भाई, एलोपैथी डॉक्टर्स को समझना चाहिए, आप ही ने पब्लिक को प्रेस्क्राइब किया, उन मेडिसिन को खा करके पब्लिक ठीक होने की बजाय बीमार हो गई। तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में, आपके ट्रीटमेंट में खुद गलतियां थी। अगर आप अकाउंटिंग में गलतियां करोगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए गलतियां ना हो। एक बच्चे ने लिखा है पक्षपात, बिल्कुल ठीक। यशपाल पूछ रहे हैं सर ये चैप्टर कितनी क्लासेस में खत्म होगा? मेरे हिसाब से अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो बाद में आप कभी पढ़ेंगे नहीं, और अगर कभी आपको एग्जाम देना पड़ा तो फिर आपके थ्योरी के मार्क्स कम रह जाएंगे। ओके, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ना प्रैक्टिकल पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। अब आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वही बताना, अनाप शनाप की बातें मत बताना। बेटे ये बताओ, आप टीवी सीरियल देखते हो? सभी लोग, पता नहीं, टीवी सीरियल तो सभी कोई देखता है। अगर आप देखेंगे तो जो लोग टीवी सीरियल बनाते हैं आजकल, वो ये कोशिश करते हैं कि टीवी सीरियल बनाते हैं जिसकी एपिसोड चलती रहे चलती रहे चलती रहे, खत्म ही ना हो। तो वो अननेसेसरी बातें दिखाना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है कि व्यूअर्स उसके अंदर इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। तो आप जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाएंगे, हमारी अकाउंटिंग कहती है कि कोशिश करना जो चीजें काम की हैं वो बताना। ठीक है, रेलिवेंस की बातें करना, इररेलीवेंट बातें मत करना। अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमारी अकाउंटिंग कोशिश करती है कि जो रिपोर्ट हम बना करके दें वो ऐसी बने कि उसे इवन साइंस साइड का स्टूडेंट भी समझ पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कंपेरेबिलिटी, इसका मतलब आपने लास्ट ईयर क्या किया था, इसे आप अपने करंट ईयर के साथ कंपेयर कर पाओ, ऐसे अकाउंटिंग को तैयार करो। अब अगर मैं बच्चे से कहूं क्लास 11th का रिजल्ट क्लास 10th के साथ कंपेयर कर, तो वो बोलेगा नहीं सर 10th में तो बोर्ड था, 11th में तो कुछ और बात हो गई। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि देखिए, एक कस्टमर जब अकाउंटिंग रिपोर्ट लेगा करंट ईयर की और पिछले साल की, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसे कंपेयर करता हूं, देखता हूं कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही। तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इतने अच्छे होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा सके। दिस इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया, हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश की कि हमारी अकाउंटिंग कह रही है कि हमारी रिपोर्ट जो बनेगी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी 4 चीजों से प्रूव होगी। क्या रिपोर्ट रिलायबल है, क्या रिपोर्ट्स रेलिवेंट हैं, क्या वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब साइंस साइड का भी व्यक्ति समझ पा रहा है, क्या वो कंपेरेबल है, ये बातें हैं तो वो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब ये सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं देखता हूं और मेरे पास क्या बच गया। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच गया। ओ सर, एक लास्ट टॉपिक है, आज ही खत्म कर देते हैं, छोड़िए। आइए, छोटा सा टॉपिक है, मैं टेक्निकल पार्ट आपको अभी खत्म कर देता हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए हम एक डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और एक क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए इसे हम बुलाते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेबिट और क्रेडिट
दोनों होते हों उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। नाउ एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम इज बेसिकली इनकंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर इनकंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? यह सिस्टम कहता है कि हम शॉर्टकट तरीकों से काम करेंगे। शॉर्टकट तरीके ये कहते हैं कि कभी कभी समटाइम्स वो डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, समटाइम्स डेबिट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, समटाइम्स क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे लेकिन डेबिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और समटाइम्स कहते हैं जी हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें कभी आप डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हो, कभी आप किसी एक को रिकॉर्ड करते हो दूसरे को रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो यह सिस्टम इनकंप्लीट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो कि इनकंप्लीट है, जिसमें कभी कभी हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और कई बार हम एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, और कभी कभी हम कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे सिलेबस में इसको केवल थोड़ा सा बताया जाता है, और हमारा जो मेन सिलेबस रहेगा वो मेन सिलेबस हमारा डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर फोकस रहेगा। हम जो भी सीखेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर सीखेंगे। नाउ डबल एंट्री सिस्टम तो हर कोई जानता है। डबल एंट्री सिस्टम में हमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चा रीड करेगा और समझ लेगा। नाउ हमें आपको यह बताना है व्हाट इज इनकंप्लीट सिस्टम और व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट इसको अंदर जाके पढ़ता नहीं है और वो ये लिख देता है कि सर ये एक रिकॉर्ड एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। देखिए यहां से ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये कैसा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इस बात को समझिए, वो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि इस सिस्टम में केवल सिंगल रिकॉर्डिंग होगी, वो कह रही कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस के केस में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, जबकि कुछ में एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, या डेबिट रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, और कुछ केस में इवन ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। यानी ये शॉर्टकट जुगाड़ के तरीके हैं। तो कुछ लोग जुगाड़ की अकाउंटिंग करते हैं, और जो ये जुगाड़ की अकाउंटिंग होती है इसी अकाउंटिंग को सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं या इनकंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अनसिस्टमैटिक है, रिलायबल नहीं है। ठीक है, और इसमें समझने वाली बात यह है, आपको एग्जाम में ये वाली लाइन लिखनी है। बच्चा लिख देता है बार बार कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है जिसमें एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, जो कि गलत है। हमें लिखना है कि ये फुल्ली डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, इसमें कभी डबल एंट्री फॉलो हो जाता है, कभी नो एंट्री फॉलो हो जाता है, कभी सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये अनसाइंटिफिक इनकंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी आपके साथ डिस्कस की है। धीरे धीरे अब हम 1 से 2 क्लास में प्रैक्टिकल के ऊपर जरूर आएंगे, लेकिन पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों के साथ चैट पे बात करते हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं जरा देखें। लिखिए चैट में आप क्या कहना चाह रहे थे। अब
नमन कह रहे हैं सर कॉमर्स और साइंस डिस्कस करेंगे। आनंद साहू कह रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बेटे वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटे क्लास कंप्लीट हो गई है आज की। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो चैट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारी मंडे को होगी। हम कोशिश करेंगे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अभी आज ही डिस्कस करेंगे कॉमर्स और साइंस के ऊपर। पहले बच्चों की टेक्निकल क्वेरी हो जाए, फिर उसके बाद साइंस और कॉमर्स की क्वेरी भी करते रहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब बाकी सबकी कोई और क्वेरी नहीं है। नमन पूछना चाहते हैं कि सर आपको साइंस ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? नमन जी का क्वेश्चन है कि सर कॉमर्स वर्सेस साइंस। इशू कह रही हैं कि सर आप कौन सी सिटी से हो? तो मैं दिल्ली से हूं। देखिए, कॉमर्स एक सर्विस है। कॉमर्स एक सर्विस है। इसका मतलब ये कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो मैं आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करूंगा। अब मुझे बताइए, मुझे एक बात का आंसर दीजिए। बच्चे पूछ रहे हैं नमन के सर आपको साइंस क्यों अच्छा लगता है? चाइना है। क्लास की टाइमिंग बेटे अभी हमने अराउंड 4 PM रखी हुई है। हम इसको 4 PM के आसपास कहीं पर रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं शेड्यूल। चाइना हमारा पड़ोसी देश है और वो बार बार सिर्फ हमें नहीं, वो कई सारी अपने आसपास की कंट्रीज को डराता और धमकाता रहता है। ठीक है, उसके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं। अब बताओ, क्या साइंस साइड वाले कॉमर्स साइड वाले एडवांस वेपन कर सकते हैं? कंट्रीज की डेवलपमेंट कैसे होती है जब लोग साइंस पढ़ते हैं? अब आप कहेंगे कि सर वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उन डेवलप्ड कंट्रीज में ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स हैं, मतलब वहां पर तो सर लोग 50 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये 50 फ्लोर बिल्डिंग कहां से आती हैं? ये सब साइंस से आती हैं। सर हमारी कंट्री अपने लिए फाइटर प्लेन नहीं बना सकती। हमें राफेल जो है वो दूसरी कंट्रीज से परचेज करने पड़ते हैं। तो फ्रांस से हम राफेल खरीद के लाते हैं। यूएस से हम कहते हैं कि हमें अपने F-35 फाइटर विमान दे दो। रशिया से हम कहते हैं कि रशिया अपनी S-400 की एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दो। तो हमारी कंट्री ना बहुत पीछे रह गई है नमन साइंस में। अगर हमारी कंट्री साइंस में डेवलप नहीं करेगी तो मुझे डर लगता है कि चाइना हमें फिर से गुलाम ना बना ले। मैं कितना भी कॉमर्स पढ़ूं या पढ़ाऊं, लेकिन इससे मेरी कंट्री को शायद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। तो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमारे कंट्री में मोबाइल फोन नहीं है। आनंद कह रहे हैं इजराइल का जो आयरन डोम है, इजराइल का आयरन डोम उसकी अपनी साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को होगी। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। तो साइंस साइड के लोग डेवलप करते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं, एंटी मिसाइल्स बनाते हैं। इवन डॉक्टर, मेडिकल भी एक साइंस है।
आर्किटेक्चर एक साइंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम मोबाइल फोन गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हमारी कंट्री कहाँ है? हमारे गैजेट एलजी बना रहा है, हमारे गैजेट सैमसंग से आ रहे हैं। कंप्यूटर का सारा जो है, बल्कि इवन आप देखेंगे तो वर्ल्ड में 2 4 5 कंट्रीज मिलकर के पूरे वर्ल्ड को चला रही हैं। तो साइंस की डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। चलिए, और कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज इसको वाइंड अप करते हैं। आनंद साहू कह रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यस, ये भी साइंस की ही बातें हैं। नमन कह रहे हैं सैल्यूट सर। अरे बेटे, हम न्यूज देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम लोग फिर से गुलाम बन जाएंगे अगर हमने साइंस में डेवलपमेंट नहीं की। अब चाइना के बनेंगे कि यूएस के बनेंगे कि रशिया के बनेंगे, ये नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।